बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आज दिवाली का दिन है। बेबाक मुंसिफ के मंच से आप सभी को दिवाली की मुबारकबाद। और आज दिवाली के दिन बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज का नामांकन धुआंधार चला। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने अपनी पहली सबसे बड़ी आखिरी और मुकम्मल लिस्ट जारी कर दी, जिसमें कुल मिलाकर 143 सीटों पर उम्मीदवार आरजेडी ने उतारे। तो वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने अब तक पिछले दिनों को मिलाकर 61 उम्मीदवार मैदान में उतारे। अब सीन ऐसा है कि 11 सीटों पर महागठबंधन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि 3 सीटों पर वीआईपी आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, 5 सीटों पर आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस है। ये सीटें हैं वैशाली, लालगंज, कहलगांव, वारसलीगंज। लेफ्ट और आरजेडी भी कुछ सीटों पर आमने सामने है। ऐसे में चुनाव से पहले ही महागठबंधन की दरअसल पोल खुल गई है। अब जनता के मन में यह है, जो चुनाव से पहले गठबंधन को नहीं बचा पाए, लालच में पड़ गए, अगर वो जीत गए तो सरकार कैसे चलाएंगे। सांसद पप्पू यादव ने कहा आरजेडी गलत कर रही है, गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था। कांग्रेस के ये उन्होंने दरअसल बात की पप्पू यादव ने, कांग्रेस को आरजेडी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था। क्या एग्जैक्ट लफ्ज थे पप्पू यादव के, वो दरअसल पहले आप सुनिए। हम फैसला लेने वाले होते हैं तो हमको एको सीट नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी मूल्यों से और सिद्धांतों से चलती है, तो डिसिप्लिन पार्टी है। और अफाक जी को तो उंगली पकड़ के चलना सिखाए। जिला परिषद अध्यक्ष में 80 लाख रुपया अफाक जी को। जब इन लोगों ने राज्यसभा में पैसा लेके क्रॉस वोटिंग किया था, तब भी कांग्रेस नाराज थी। मंत्रिमंडल में रंजीत रंजन जी ने बनवाया, तब याद ही नहीं है। और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल में। लगभग जगहों पर कांग्रेस ने तो गरीब। तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव। दिल इनका कांग्रेस के लिए धड़कता है। सख्त लफ्जों में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिद्धांत से चलने वाली पार्टी है, लेकिन आरजेडी ने जो किया वो ठीक नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की मेहनत आज ऐसी रही कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज उन उम्मीदवारों से मुलाकात की जो बागी तेवर अपनाए हुए थे। बीजेपी के वो नेता जो टिकट न मिलने की नाराजगी से बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर आए थे, उनको मनाने की कोशिश आज दिन भर चली। इस बीच कोढ़ा से विनोद मिर्दा है, बीजेपी के लीडर हैं, निर्दलीय पर्चा उन्होंने भर दिया है। इसके अलावा 8 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के बीच रार है, तकरार है, बागी विधायकों के तेवर है। अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर को टिकट मिलने से बीजेपी के ही कार्यकर्ता नाराज हैं, विश्वलाल यादव का वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जेडीयू की बात करें तो 6 ऐसी सीट है जहां से निर्दलीय तौर पर जेडीयू के लीडर जो पूर्व नेता रहे हुए हैं, वो जेडीयू के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालपुर से गोपाल मंडल ने आजाद पर्चा भर दिया। डैमेज तो कुल मिलाकर यहां भी है, यानी एनडीए में भी देखा जा रहा है। 12-16 सीट ऐसी है, 12 से 16 सीटें जहां पर एनडीए के नेताओं ने आज महागठबंधन के सीट शेयरिंग पर निशाना साधा है। कुल मिलाकर अब मामला यह है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक तो नहीं है। जो बाकी जो रवैया जिन कैंडिडेट्स ने अपनाया है वो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। तो 12 से 16 का आंकड़ा महागठबंधन में भी देखा जाता है और एनडीए में भी देखा जा रहा है, जहां पर रार है, तकरार है। लेकिन फिर भी एनडीए के जो लीडर है वो आज जिस तरह की सीट शेयरिंग रही महागठबंधन की, उस पर निशाना साध रहे थे। क्या कुछ कहा चिराग पासवान और बाकी लीडर्स ने, आप भी सुनिए। महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, आज तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। मतदाता और जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। कि एक तरफ राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक छीनना चाहता है, अपने साथ राहुल गांधी जननायक लगा लिए। ये बिहार का अपमान है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का अपमान है। बिहार ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जननायक कोई अपने नाम के पीछे लगाए, क्योंकि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ही हैं। पूरी तरह बिहार में महागठबंधन सीटों को शेयरिंग में फेल कर गई जाकर के, एनडीए आगे बढ़ गई जाकर के। हमारा एनडीए का सारा बेहतर कोऑर्डिनेशन रहा जाकर के, सभी नेताओं को विश्वास में लेकर के और प्रत्याशियों की घोषणा की गई जाकर के।
लेकिन जैसा दिख रहा है समाचार पत्रों के माध्यम जा करके कि पूरी तरह से जो महागठबंधन है वो ध्वस्त हो चुका है। दरअसल बिहार में एनडीए की कमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है और इतने सारे बड़े फैसले हुए हैं। बिहार का जो विकास हुआ है, जिस तरीके से राज्य का कायाकल्प नीतीश कुमार जी ने किया है, वहाँ तेजस्वी यादव और उनके साथी पहले से भी बेबस थे। लेकिन ये बिखरा हुआ गठजोड़, हम ये मानते हैं कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा एक बड़ी जीत हम लोगों को मिलने जा रही है। सब शुरू हो गया है, बल्कि अब जिस तरीके से महागठबंधन धराशायी हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉक ओवर देने का कार्य करेगा। हकीकत में जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक। तो सुना आपने चिराग पासवान को, वो दरअसल ये कह रहे थे कि जो गठबंधन 5-6 दलों को एकजुट एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार की तरक्की क्या खाक करेगा। अब ये जो पूरा मामला है वो महागठबंधन को लेकर है। एनडीए को लेकर जो तस्वीर है वो मैंने आपको पहले बताई है। बाकी पर्चे भरे जा चुके हैं। विनोद मिर्धा ने भरा है, गोपाल मंडल ने जेडीयू से जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। अब आज के जो हालात हैं वो मैंने आपको बता दिए, दोनों गठबंधन का हाल क्या है। और अब बिहार चुनाव के कुछ ऐसे बयान दरअसल अब मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि किस तरह का माहौल सियासतदान, पॉलिटिकल लीडर्स बिहार में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने रैली में एक मुस्लिम मौलवी के साथ अपनी बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा नमक हरामियों से वोट नहीं चाहती। अच्छा लगता अगर गिरिराज सिंह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर बातचीत करते, बिहार में विकास मॉडल जो रहा 20 साल में उसको लेकर वो बात करते, लेकिन क्या कह रहे थे गिरिराज सिंह वो आप सुनिए। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? तो सिर्फ गिरिराज सिंह का बयान नहीं है, इससे पहले सीएम योगी आए थे 80-20 करने, बुर्के का जिक्र करने, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहने। हालांकि बिहार के मुसलमान घुसपैठी हैं, इस बात का ऐलान तो बीजेपी 3-4 महीने पहले ही कर चुकी है। अब आप सोचिए ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि जाति जनगणना से बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। और दूसरी बड़ी बात, बीजेपी की राजनीति ऐसे बयानों पर ही आधारित होती है। और बिहार में जिस तरह से सीट बंटवारा हुआ वो ये दर्शा रहा है कि बिहार में ये चुनाव विकास पर नहीं हो रहा, ये चुनाव हो रहा है क़यादत पर। यानी अपनी जाति के बंदे को क़यादत दे दो, लीडरशिप दे दो। एनडीए में दाखिल हुआ है जातिवाद, बीजेपी के लिस्ट में एक भी मुस्लिम नजर नहीं आता है। आरजेडी ने हर जाति से उम्मीदवार, जेडीयू ने हर जाति से उम्मीदवार चुना है। आरजेडी ने 143 में से 52 उम्मीदवार यादव मैदान में उतार दिए। 14% के आंकड़े से अगर हिस्सेदारी हम ढूंढने निकले तो नजर आएगा चुनाव विकास नहीं जाति के नाम पर हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आरजेडी की राजनीति बहुजन विस्तार की ओर भी अब देखी जा रही है। इसी के साथ सेक्युलर कहलाने वाली पार्टियां जो धर्म आधारित राजनीति से दूरी बनाए रखने का दावा करती हैं, अब जाति आधारित पहचान की राजनीति को खुले तौर पर अपनाती हुई दिखाई दे रही है। तो आज बेबाक मुंसिफ में चर्चा महागठबंधन की हालत पर करेंगे, एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बागियों के तेवर पर करेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति शुरू हो रही है बिहार में उस पर भी, और क्या बिहार चुनाव विकास के मॉडल पर हो रहा है या जाति के नाम पर। मेरे साथ आज की चर्चा में शामिल हो चुके हैं मेहताब सिद्दीकी, कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। आरजेडी के वो प्रवक्ता भी है, स्पोक पर्सन भी है और स्कॉलर भी है। नदीम अंसारी जो मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नदीम अंसारी जी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं, ऑर्गेनाइजर है पसमानता मुस्लिम समाज के। फिरोज मंसूरी साहब आपका भी स्वागत। और बिहार के जाने माने पत्रकार, बहुत ही सीनियर चेहरे, मोहम्मद मज़ाहिरुद्दीन साहब मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे दोनों गठबंधनों की जो हालत है उस पर, उसके बाद दरअसल हम वो जाति वाले मसले पर भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है और जो पिछले 2-3 महीने रहे हैं कांग्रेस के भी, आरजेडी के भी, जेडीयू के भी, उस मसले पर भी कर लेंगे बातचीत। लेकिन नदीम अंसारी साहब,
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पवन खेड़ा जी मुझे बड़े याद आ रहे हैं, वो कह रहे थे कि शादी चाहे कोर्ट में हो, मंदिर में हो, शादी तो शादी होती है। अब लिस्ट आए या फिर हम सिंबल बांट दे, तमाम चीजें जो है वो ठीक ठाक चल रही है। एंड ऑफ द डे कोई क्लेश महागठबंधन में देखने को नहीं मिलेगा। फिर ये क्या हुआ आज, नदीम अंसारी जी? देखिए, वो कहते हैं ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आदि भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये आज के मौजू पे इंडिया गठबंधन के साथ ये बिल्कुल फिट बैठता। आज एनडीए गठबंधन में क्या क्या नहीं हो चुका है, उसके बाद वहां कोई उसके ऊपर, मैं इससे पहले भी एक टीवी डिबेट में था, वहां भी सारी चीजें जो है इंडिया गठबंधन को दिखाई जा रही हैं। एनडीए का जो शासन है, एनडीए का जो पूरा सिस्टम है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ देखिए, जब आपको पता है कि जब कोई अच्छी चीज होती है, जहां पे लोग अच्छे होते हैं, वहां पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। तो उस मसले से अब क्योंकि आज 20 तारीख हो गया है, नॉमिनेशन का डेट भी खत्म हो गया है। अच्छा शासन आप देंगे, इस बात का आप दावा भी कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन अच्छा शासन तब आएगा जब आप अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। अब महागठबंधन में ही 11-12 ऐसी सीटें हैं जहां पर आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाकी सीटों पर आप जाके आरजेडी के वोटर्स को कहेंगे नहीं यहां पर हमारा गठबंधन, आप कांग्रेस को वोट कीजिए, है ना। अब जनता के मन में एक अविश्वास दरअसल आप ही ने तो पैदा किया, तो फिर आप इसे पूछेंगे नाम। कोई अविश्वास हमने पैदा नहीं किया है। अभी 2 दिन और आपके पास है, देखिएगा जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो इस तरह की कोई चीजें कहीं से आपको नहीं दिखेगी। आज बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि इस 20 साल के कुशासन वाली सरकार को किस तरीके से बिहार की सरजमीन से अलग किया जाए। बिहार में आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ से पलायन को कैसे रोका जाए, यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। ठीक है, सारी बातें ठीक है नदीम अंसारी, लेकिन उसके लिए पहले चुनाव जीतना पड़ेगा। अब मैं एनडीए को जब देखता हूं ना, तो 12 से 13 मुख्यमंत्री बिहार पधार चुके हैं, नामांकन में शामिल हो रहे हैं, रैलियों से खिताब कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकों पर बैठक, बाकी जो उनके लीडर्स उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और जब मैं यहां झांकता हूं महागठबंधन में, अभी सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं हो रहा है, अभी आप वहां से बाहर नहीं निकले। कोई सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के गृह मंत्री आके बैठे हैं, गृह मंत्री सिर्फ मत गिनिए, उनके साथ चुनाव आयोग बैठा हुआ है, उनके साथ ईडी और सीबीआई बैठी हुई है। वो नीतीश जी को जिस तरीके से गृह मंत्री ने जवाब दिया है, अब वो खुद ही बताएं कि वो नीतीश जी को क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री होंगे, बनेंगे, उनके यहाँ बने हुए हैं। गृह मंत्री का बयान आप देख लीजिए, क्या कहते हैं कि हमारे विधायक क्यों नहीं है। और बीजेपी में जो विधायक कैसे चुना जाता है, आपको याद होगा राजस्थान और वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनको एक पर्ची राजनाथ जी जो इस देश के रक्षा मंत्री है वो थमाते हैं, तो वहां तो पर्ची वाली पार्टी है। देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, हम लोग आइन और कानून से चलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो भी थोड़ी बहुत आपको दिख रही है वो सतह पे दिखती है। उनके यहाँ चीजें जो पर्दे के पीछे चलती है वो बाहर नहीं दिखती है, बाहर जो होती है वो पीछे नदीम अंसारी साहब, हमारे यहाँ बिल्कुल आप पेपर्स को नहीं देख पा रहे हैं कि वो क्यों आपसे आगे चल रहे हैं। उनके वहां सीट शेयरिंग की कार्रवाई 7-8 दिन पहले खत्म हो गई थी, आपके यहाँ अभी भी चल रही है। अभी भी हमें इंतजार करना पड़ रहा है कि 23 को जब आखिरी तारीख होगी, कितने लोग नाम वापस लेंगे और कितने सीटों पर महागठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। उनके वहां 7-8 दिन पहले चीजें क्लियर हो गई थी, वो प्रचार मुहिम पर निकले, अभी तक आप सीट शेयरिंग पर फंसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पीछे हैं। फिरोज साहब, क्या लग रहा है, महागठबंधन थोड़ा सा पीछे है या नहीं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परसेप्शन राहुल गांधी जी ने बनाया था बिहार में एसआईआर को लेके, और जो महागठबंधन की फिजा चल रही थी, इन लोगों ने तो गुड़ गोबर कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि भाई आपका लीडरशिप दिखना चाहिए ना, लीडरशिप आपका एक नहीं, आप क्या कर लीजिएगा। आपने तो इस तरह का हाल कर दिया बिहार में कि कोई बच्चा बचकाना भी इस तरह का आपस में नहीं करता है, इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ता है। अरे आपने तो ऐसा काम कर दिया है कि 14 करोड़ जनता जो आप पे विश्वास कर रही थी महागठबंधन पे, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर, कि आप एक नेतृत्व कर रहे हैं और आप एक भरोसा दे रहे हैं भारत की जनता और बिहार की जनता को, और आपको उसका फीडबैक मिला था। कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन मिल गया था एसआईआर के बाद। कोई कांग्रेस पार्टी का कोई कैडर था क्या बिहार में? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मेहनत किया, राहुल गांधी जी की टीम और राहुल गांधी की मेहनत जो है वो दिखाई पड़ी। और एक लगा कि डेवलपमेंट के मॉडल जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में स्थापित किया है,
उस पे एक अगर कोई आने वाले समय का कोई चेहरा बनेगा तो कांग्रेस पार्टी एक मॉडल लेके आएगी। लेकिन क्या हुआ, आपने जिस तरह से सीट बंटवारा किया है, बिहार की जनता को आप आंख में धूल झोंक रहे हैं क्या? बिहार की जनता वो देख नहीं रही है कि आपके 11 सीट पर जो है आपके गठबंधन के लोग खड़े हैं। बछवाड़ा का सीट है, बिहार शरीफ का सीट है, ऐसा ऐसा हॉट सीट है। अभी आपने बरारी में आपने क्या कर दिया, अभी आपने उसके लिए आपने कटिहार में ही एक सीट आपने दिया इशरत परवीन के सामने, और फिर आपने उसको बरारी भेज दिया अपने कैंडिडेट को। तो ये क्या हो रहा है महागठबंधन में? और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन के लोग बिहार की जनता के मैंडेट को, बिहार की जनता के विश्वास का अपमान कर रहा है। इसका खमियाजा महागठबंधन को मिलेगा। और जिस तरह से आप लोग राष्ट्रीय जनता दल और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आपस में लूड़ा किश्ती कर रहे हैं, आपको तो सीखना चाहिए भाकपा माले से। उन्होंने जाति गणना के आधार पर बिहार में सीट का बंटवारा किया, सीट का विभाजन किया, और आपका जो सीट का विभाजन है वो 143 में राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र 18 दिया है, 12.5 और 17.7 18% मुसलमान को आपने 12.5 का झुंझुना थमाया, और उस सीट पर आप चुनाव लड़वा रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। आपने 30% 40% जहां पर आपकी आबादी थी, जहां पर आपकी 23% आबादी थी, अकेली आबादी थी, आपने वहां कैंडिडेट नहीं दिया है। तो ये जो अब महागठबंधन में कैंडिडेट का बंटवारा हुआ है, ये एक बड़ी साजिश है, और साफ लग रहा है कि आपने वॉक ओवर दे दिया है और सेल्फ गोल कर लिया है। और यहाँ मैं और कांग्रेस पार्टी का यह हाल है कि आपने 60 सीट पर आपने 10 मात्र मुसलमान को दिया, और उसमें भी 9 ही दिया। एक जो आपका कैंडिडेट है वो बिस्फी वाला राशिद बाखरी, आपने तो उसको नॉमिनेशन नहीं दे दिया। बिस्फी में आपने आरजेडी से समझौता किया। तो भाई ये किस तरह का कोऑर्डिनेशन है? बिहार की जनता को आप कौन सा कोऑर्डिनेशन देने जा रहे हैं, क्या दिखाने जा रहे हैं? एक सवाल तो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा मॉडल आपके किसी गठबंधन के नेता के पास नहीं है। उन्होंने जो मॉडल स्थापित कर दिया बिहार में नेतृत्व का, आप देखिए कि उनके साथ अगर लोजपा वालों ने थोड़ी सी बदमाशी की तो नीतीश कुमार जी 1 घंटे के अंदर डैमेज को कंट्रोल किए, और वहां उनके अमित शाह जी को नीतीश कुमार जी से आके मिलना पड़ा। आप समझिए उनकी ताकत को। और एक तरफ अभी आपके राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव का नॉमिनेशन हो रहा है, राहुल गांधी जी का पता ही नहीं है, कांग्रेस के किसी नेता का पता नहीं है। कांग्रेस के नेता कहीं गठबंधन में जाके नॉमिनेशन दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता का पता नहीं है। भाकपा माले से जाके सीखिए, उन्होंने 20 सीट दिया, और 20 सीट में उन्होंने जाति गणना के अनुसार से SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको शामिल करने की कोशिश की। और ये जो बड़ा पॉइंट आपने यहाँ पर गिनवाया फिरोज मंसूरी साहब, राहुल गांधी दरअसल का चुनाव से पहले आप रैलियां कर लेंगे, 120-21 विधानसभाओं में घूम लेंगे, लेकिन चुनाव से पहले आप हरियाणा मतलब जाएंगे, वाई पूरन सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे, आसाम जाएंगे, जुबिन गर्ग के परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन तेजस्वी के नामांकन में नहीं जाएंगे। आरजेडी के साथ जो गलबैयां दिखाई जा रही थी वो बाइक पर बैठकर राइड करते हुए, उसके बाद जब चुनाव नजदीक आया तो क्यों नहीं, ये भी अपने आप में सवाल है। जो सपने आपने बिहार की जनता को दिखाया, बिहार की जनता ने SIR पे सड़क पर निकल के आपको समर्थन किया। आपकी कौन सी जमीन थी बिहार में? आपका कौन सा कैडर था बिहार में? आपका कौन सा प्रखंड था बिहार में? आपका कुछ नहीं था। लेकिन बिहार की आवाम, 14 करोड़ आवाम आप पे विश्वास जताया। राहुल गांधी जी आप पे विश्वास जताया, बाकी पे विश्वास नहीं जताया, आप पे विश्वास जताया कि नहीं, राहुल गांधी जी का कांग्रेस बदल गया है, कांग्रेस परिवर्तन है, कांग्रेस शोषित वंचित की बात कर रहा है, कांग्रेस अति पिछड़ा की बात कर रहा है, कांग्रेस पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में मैं जानना चाहता हूं, कहां है पसमानदा मुसलमान, कहां है अति पिछड़ा मुसलमान, कहां है अति पिछड़ा समाज, कहां है हमारा शोषित वंचित का लोग? तो ये जो डायलॉग दे के शोषित वंचित की बात करके सोशल आपने पिच पे आके खेल के उसके बाद आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और कांग्रेस का बयान क्या आ रहा है? आपके मदन मोहन झा जी कुछ बोल रहे हैं, आपके सीनियर नेता तारिक अनवर जी हैं, तारिक अनवर जी का बयान देखिए, वो अपने नेता पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि पैसे लेके जो है टिकट का बंटवारा हुआ। कोई कोऑर्डिनेशन आपका नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि 14 करोड़ जनता को आप लोगों ने आवाम को धोखा दिया है। इसका खमियाजा आपको बहुत ही तेजी से, और पैसे लेकर टिकट को लेकर के अगर बात यहां हो रही है तो हमारे जो इनपुट से वो हमें ये बता रहे हैं कि 90% सीटें पैसों पर फिक्स हुई है महागठबंधन में। ये एक बड़ा इनपुट जो है वो दरअसल वहां नुकसान करेगा। मज़ाहिरुद्दीन साहब अब आपके पास आऊंगा।
जाति आधारित जनगणना हुई, उसके बाद बिहार में राजनीति में बदलाव आना तय था। लेकिन जो आरजेडी और कांग्रेस ने और महागठबंधन ने किया है, एक तरफ मैं जेडीयू की सीट शेयरिंग जब देखता हूं तो थोड़ा अलग लगता है, और जब आरजेडी की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम देखता हूं तो थोड़ा सा कुछ अलग अजीब सा लगता है। आप दरअसल जातिगत जनगणना के बाद महागठबंधन में जो राजनीति चल रही है उसको लेकर के आप समझ रहे हैं? आवाज नहीं आ पा रही मज़ारुद्दीन साहब आपके, मुझे जाहिर तौर पर मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूं जी। आऊंगा मैं आपके पास, वापस आऊंगा। हो सकता है शायद मुझे आपको फोन के जरिए से कनेक्ट करना पड़े दोबारा वापस। लेकिन नदीम अंसारी जी, अब दरअसल जिस तरीके से फिरोज मंसूरी साहब ने एक पूरा नक्शा खींच दिया आपके सामने, बल्कि बाकायदा एक सीट का हवाला देकर उन्होंने समझाने की कोशिश की है, ये किस तरह का चुनाव आप लड़ रहे हैं दरअसल? क्योंकि वो पूरी पोल खोल चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने उम्मीद जताई, भरोसा जताया, एक पिच तैयार किया, अब आपस में ऐसे लड़ पड़े हैं, खासतौर पर सीट शेयरिंग को, उम्मीदवारों के चयन में, कि अब जनता कंफ्यूज है कि अब करना क्या, बदलाव लाना है या नहीं? देखिए, कहीं से कोई जनता में कंफ्यूजन नहीं है, कहीं से किसी को कोई भ्रम नहीं है। हम लोग जिस मजबूती के साथ शुरू किए थे उसी मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं। और रहा सवाल किसी के नॉमिनेशन में किसी का जाना किसी का नहीं जाना, अगर इसी बात का पैमाना अगर होता है तो आप देखिए कि एनडीए के गठबंधन के नॉमिनेशन में कितने लोग जाते हैं, इस पार्टी में कौन से लोग गए हैं। ये नॉमिनेशन में कौन जाता है कौन नहीं जाता है, आज ये मुद्दा नहीं है। आज बिहार के साथ जो मुद्दा है वो बिहार में पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। और ये सारी बातें जो कर रहे थे इनके गृह मंत्री जो आए थे वो क्या क्या करके चले गए यहाँ से, वो सारी चीजें बिहार की जनता देख रही है। नहीं नदीम अंसारी जी, आपको लग रहा है कि जनता खुद चलकर आएगी, इन तमाम मुद्दों को अपने जहन में रखेगी और सीधा आपको आकर के वोट दे देगी, ठीक है? उससे पहले आपको दरअसल एक पिच तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है? छोटा सा सवाल मेरा, आरजेडी ने 143 उम्मीदवार उतारे मैदान में, 52 यादव है, 14% के आंकड़े से आप मिलाइए, मिल गई जिसको जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी। देखिए, उनके यहाँ लगभग 15% को मिला है, हमारे यहाँ हम लोगों ने 9-10 मुसलमानों को दिया है। नहीं, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी, इसके साथ इंसाफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने बिहार में। देखिए, जितना हो सकता है, आपको पता है कि चुनाव है और इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। अगर इसी चीज को आप दूसरी तरफ बात करेंगे तो जेडीयू जिस पार्टी के साथ खड़ी है वो तो एक मुसलमान को टिकट नहीं देती है, फिर जेडीयू किस मायने में मुसलमान की वोट मांगती है? और जेडीयू उसी के साथ खड़ी होती है जो आज हिंदू राष्ट्र का बात करता है, जो आज एंटी मुस्लिम का सारा लॉ लेके आता है। तो जेडीयू कहां से अपने आप को जस्टिफाई करेगी कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं? आप 3 तलाक पे आप इसके साथ खड़े थे, आप जब वक्त पर बिल लाया जाता आप उस वक्त इसके साथ खड़े थे। आप जितने भी एंटी मुस्लिम सीए एनआरसी आप पूरा फहरिस्त उठा के देख लीजिए कि जेडीयू हमेशा उनके साथ सिर्फ कंफर्टेबल राजनीति करती है। मुसलमानों के बारे में उन्होंने क्या सोचा है? कब अगर ये बात कही जाती तो जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो जेडीयू के किसी भी एक प्रवक्ता ने किसी भी एक नेता ने कभी कोई बात कही? जब सीए एनआरसी हो रहा था उस वक्त ये लोग कहाँ थे? जब 3 तलाक बिल लाया जा रहा था उस वक्त ये लोग कहाँ थे? जब मॉब लिंचिंग हो रही थी उस वक्त ये कहाँ थे? और आज जब इस देश के गृह मंत्री बिहार के मुसलमानों को एक यानी आप ये जान रहे हैं कि आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जेडीयू से, बीजेपी तो चुनावी मैदान में नहीं। बिल्कुल, मैं देखिए मेरी बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके गृह मंत्री जब बिहार के मुसलमानों को ये कह रहे थे घुसपैठिए एसआईआर इसी नाम पे किया गया कि घुसपैठिए को लाया गया बीच में। आज कहाँ है घुसपैठिए? क्या बिहार के मुसलमान को अगर जिस पार्टी के साथ वो अलाइज है, जिसके साथ वो सरकार चला रहे, वो अगर मुसलमान को घुसपैठिए कहती है, उसके कपड़े से पहचानती है, पंचर बनाने वाला कहती है, उस वक्त ये कहाँ इनका मुस्लिम दर्द चला जाता है? सिर्फ सत्ते के लालच में आप रहिएगा, आपको मलाई चाहिए। आप दूसरे की तरफ तो आप जब एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ आती है। तो आप ये बताएं कि जब मुसलमानों के ऊपर इतनी सारी जुल्म और जातियां हो रही थी उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज बुलंद की? आप आज सारा इल्जाम कांग्रेस और आरजेडी और बाकी पार्टियों की तरफ आप ले आते हैं। आप दौरे इख्तियार में थे, आप पावर में थे, आपने क्यों नहीं इन सब चीजों के ऊपर बात की? और जहां तक एसआईआर और राहुल गांधी जी का मोमेंटम है वो अभी भी है। और जब अभी देखिए कि
चुनाव का जो प्रचार है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी और आने वाले 14 तारीख को हम बिल्कुल इंडिया गठबंधन मजबूत ये सरकार बनाएगी। और इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं हमको ये कहने में कि हम लोग बिल्कुल जनता से कनेक्ट थे, कनेक्ट है और कनेक्ट रहेंगे। जनता की उम्मीद, जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस भी दिखा लेकिन मुझे फिरोज मंसूरी साहब, क्या लगता है? कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब बताइए ना, बीजेपी के साथ ये रह करके मुसलमान के किस हकूक की बात पे इन्होंने उसका खिलाफत किया? नहीं, जेडीयू के प्रवक्ता शायद होते तो इस पर वो बेहतर जवाब दे देते। वो आपको गिनवा देते कि मदरसा बोर्ड, उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी, कब्रिस्तान का नवीनीकरण, दीवारों का निर्माण, मस्जिद और मदरसों में नवीनीकरण, बहुत सारे जवाब हैं उनके पास हालांकि इस पर। अब फिरोज मंसूरी साहब आपसे बात हो जाती है। देखिए, बिहार की जनता को सब पता है कि बिहार में आज के डेट में डेवलपमेंट पे चुनाव हो रहा है। और डेवलपमेंट पे क्यों चुनाव हो रहा है? क्योंकि 2005 के बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने पूरे जज्बाती मॉडल को साइड लगा दिया और डेवलपमेंट पे आके खेलना शुरू कर दिए। डेवलपमेंट के पीच पर लोगों को ले आए। आज देखिए, बिहार में 2025 का चुनाव हो रहा है, प्रतिपक्ष के नेता को भी रोजगार पर बात करनी पड़ रही है, प्रतिपक्ष के नेता को भी पढ़ाई पर बात करनी पड़ रही है, प्रतिपक्ष के नेता को भी एजुकेशन पे बात करनी पड़ती है, स्वास्थ्य पे बात करती है। ये क्रेडिट किसको जाएगा? अब इसलिए ये कहना, अब रही बात कांग्रेस को, राजद को ही लोग मुसलमान को ब्लेम क्यों करते हैं या लोग ब्लेम क्यों करते हैं? ब्लेम इसलिए करते हैं कि 76% वोट आपको जाता है, 4% वोट को जदयू को जाता है और 4% वोट में भी उन्होंने 4 टिकट दिया है। पिछले बार 11 टिकट दिया था और 0 बचा सन्नाटा करके जनता दल यूनाइटेड को हम लोगों ने भेज दिया था। तो मुंह नहीं है, फिर उसके बावजूद भी रोजगार के सवाल पर नीतीश कुमार जी बिहार के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, डेवलपमेंट के सवाल पर साथ खड़े हैं, तमाम औद्योगिक चीज पर साथ खड़े हैं, रोजगार पर साथ खड़े हैं, आवास पर साथ खड़े हैं, सड़क रोड पुलिया पर साथ खड़े हैं, तमाम कब्रिस्तान पर साथ खड़े हैं, मदरसा के तमाम डेवलपमेंट पर साथ खड़े हैं। मुसलमानों को घुसपैठिया बताया गया तो उस वक्त क्यों नहीं बोले नीतीश? अरे सुनिए नदीम साहब, नीतीश कुमार जी ने घुसपैठिया के मुद्दों पर इंटेंट ही नहीं किया। बिहार का एक भी डेटा नहीं है जो घुसपैठिया साबित करे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि बीजेपी टिकट नहीं देगी, जेडीयू मुसलमानों की हितैषी बनेगी, लेकिन गिरिराज सिंह नमक हराम कह देंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ मौके का जिक्र कर देंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा इस पर चर्चा के लिए, लेकिन इस बीच डेवलपमेंट का मॉडल चलेगा क्यों कहा गया? नहीं चलना है, डेवलपमेंट के लोग इस चीज पे नहीं खेलेगा। कांग्रेस क्यों चाहती है घुसपैठिया के सवाल पर बात करे? क्यों चाहती है कांग्रेस? क्योंकि दोनों को अच्छा लगता है। बिहार में एक डेटा नहीं है, बिहार में एक बांग्लादेशी का डेटा नहीं है, बिहार में एक पाकिस्तानी का डेटा नहीं है, बिहार में एक भी बर्मी का डेटा नहीं है, बिहार में एक भी रोहिंग्या का डेटा नहीं है। नीतीश कुमार जी के पास कोई डेटा नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है। क्या जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री बयान है कुमार जी उनके साथ क्यों खड़े होते हैं? उनको हमेशा आप बताइए कि कितने मुसलमान को बीजेपी टिकट देती है? कांग्रेस क्यों घुसपैठिया के सवाल को खेलना चाहती है? इसलिए कि दोनों मिलकर खेलना चाहती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप घुसपैठिए वाले के साथ क्यों बैठे हुए हैं? आप क्यों नहीं उससे अलग हो जाते हैं? आप क्यों नहीं उससे अलग होते हैं? फिरोज मंसूरी साहब और नदीम जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप दोनों की बात। जाहिर तौर पर मेरे दर्शक और व्यूवर्स भी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके बातचीत आगे बढ़ रही है यहां से मुझे ये नजर आ रहा है कि जेडीयू भले ही किनारा कर रही है, लेकिन जो बयानबाजी बीजेपी के लीडर्स कर रहे हैं, गिरिराज सिंह का वो बयान मुसलमान नमक हराम है, सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं 80-20 वाला वो जिक्र कर जाते हैं जिसमें बुर्का वर्सेस विकास कर देते हैं वो, तो ये डैमेज कहीं ना कहीं जेडीयू को होगा या नहीं, उस पर भी कर लेंगे चर्चा आगे। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट कर आऊंगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति को लेकर जिस तरह से हमारी चर्चा शुरू हुई थी, जिस मोड़ पर, जिस पड़ाव पर पहुंची है, उससे पहले दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ चर्चा में अब शामिल हुए, यानी ब्रेक के बाद। उनसे दरअसल एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा सीट शेयरिंग को लेकर 143 सीटों पर जो ऐलान हुए हैं उसमें टिकट बंटवारा किस तरीके से हुआ, उम्मीदवारों का सिलेक्शन किस तरीके से हुआ, क्योंकि जाति जनगणना के बाद दरअसल आरजेडी बहुजन बहुमत की बात कर रही थी। बहुत सारे रैलियां दरअसल की थी तेजस्वी यादव ने और बहुत सारे मंचों पर पहुंचकर बहुजन बहुमत की बात की थी, लेकिन यादव राजनीति पर केंद्रित राजनीति इस आज की इस लिस्ट में दरअसल मुझे भी नजर आई। लेकिन ये पहले 143 यहां से करते हैं चर्चा का आगाज। नवाब आलम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, आपका स्वागत। चर्चा मेरे साथ आप शामिल हुए हैं। अब दरअसल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आरजेडी, मतलब कांग्रेस को भी आप हिस्सा नहीं देना चाह रहे हैं, लेफ्ट और वीआईपी तो बहुत दूर की बात। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पूरे अपने गठबंधन का जो है जो राजधर्म होता है उसका पालन करने का काम किए हैं और जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा देने का काम किया है। जहां तक के सवाल है तमाम साथियों के अलायंस पार्टनर का, तो उनका भी हम लोगों ने पूरी तरह से सम्मान किया है और हमारे नेता हमेशा जो बात कहते थे उसको सरजमीन पर उतारने का काम किया है, चाहे बैक बेंचर समाज का हो, अति पिछड़ा समाज का हो, चाहे माइनॉरिटीज के हक और हुकूक का सवाल हो, उन तमाम चीजों में उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा देने के काम किए हैं। लेकिन नवाज आलम साहब, हिस्सेदारी जब मैं देखता हूं ना तो आपका झारखंड में सिर्फ एक विधायक है और वो मंत्री भी है। वहां मुझे गठबंधन धर्म जेएमएम ने जिस तरीके से निभाया वो तस्वीर वहां समझ में आती है। जेएमएम यहां पर चुनाव लड़ना चाहती थी, कोई सीट आपने नहीं दी। 6 सीटों पर वो जो लिस्ट उन्होंने बना ली थी उस लिस्ट को वापस उन्होंने अंदर रख लिया। उल्टा आप कांग्रेस के खिलाफ 5 सीटों पर लड़ रहे हैं, वीआईपी के साथ 2 सीटों पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और लोकसभा में क्या हुआ वो हम सबने देखा है। नहीं, हमने जो है जेएमएम को भी हिस्सेदारी देने का काम किया है। अब उनके जो है कुछ मजबूरियां रही होंगी, वो नहीं से चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। जहां जहां जिस तरह से जिसकी हिस्सेदारी थी अलायंस पार्टनर को देने के लिए, रात दिन हम लोगों के नेता भाई तेजस्वी यादव ने जो है उसमें पहल किया और ये पहल करने का काम लगातार 2-3 महीने से चल रहा था। लेकिन हमारे जो अलायंस पार्टनर थे उन पार्टनर की कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य की कमी थी, जिसके वजह से कुछ कठिनाइयां हो रही थी। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग मजबूती के साथ जो सीट के बंटवारे हुए और कहीं जो है आपस में कुछ थोड़ा बहुत मतभेद होता है तो उसको दूर कर लिया जाएगा और दूर करके मैदान में उतरेंगे हम लोग। और गठबंधन की जो ताकत है उस ताकत के तहत, इसलिए कि जनता ने गठबंधन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि भाई तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ठीक है, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन जनता वैशाली, लालगंज, वारसलीगंज इन तमाम सीटों पर क्या करेगी? जहां वो महसूस करेंगे अपने अलायंस पार्टनर के शीर्ष नेता। लेकिन ऐसा सिर्फ आपको लग रहा है? जो उम्मीदवार हैं, हाँ। कुछ लगा ऐसा कि कहीं कहीं पर उम्मीदवारी जो है देने में कुछ चूक हो रही है। जमीनी हकीकत को हमारे अलायंस पार्टनर नहीं समझ पा रहे थे और वहां पर हमारे मजबूत साथी खड़े हैं, तो उनके साथ जो है जो लोग अलायंस पार्टनर खड़ा है उसमें अगर महसूस किया जाएगा कि वो, यही तो दिक्कत है नवाज साहब, यही तो दिक्कत है। दरअसल जनता को अब ये तय करना है कि अलायंस जो है वो बन नहीं पाया, इन सीटों पर अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। अब उसी अलायंस के हाथ में सरकार कैसे सौंप दे? नहीं, वो समझ रहे हैं आप बात को? तरह से अलायंस पार्टनर अपने में जो है अंडरस्टूड है। अब ये जो है अभी नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई है, तमाम शीर्ष नेता जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं वो उस पर पैनी निगाह बना रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपसे बहुत जरूरी भी ये पूछना है। 143 में से 52 यादव उम्मीदवार हैं, ये किस तरीके से ये पूरा फैसला लिया गया है? जिसको जितनी हिस्सेदारी देनी है वो दरअसल आपने दे दी है, या ये पूरा जो मामला है 143 में से 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना, ये किस बलबूते पर दरअसल पार्टी ने सोच समझ कर लिया है? देखिए, हमारे लोग जो है जो जहां से जीते हुए थे, जो माननीय विधायक जीते, उनको एक कैसे हटा दिया जा सकता है? और जिस जगह जो है जहां जमीनी हकीकत में वो उम्मीदवार मजबूत थे, हमारा देखिए हमारी पहली प्राथमिकता थी हमारी पार्टी की कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को हम लोग सरजमीन पर लाने का काम करेंगे और गठबंधन के साथी जो है जो एनडीए को क्रॉस कर सके। हमारी पहली प्राथमिकता थी जीत,
और उस जीत में जो कोई जो है धर्म का मामला, किसी जात का मामला, किसी का इसका नहीं बनता है। सबसे पहले बनता है कि जो चटाई पर जो तमाम जो लोग हैं, 90% लोगों की जो वकालत A to Z की बात हमारे नेता करते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मजबूती के साथ आप कह रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा ना, बहुजन बहुमत वाला सोल्यूशन जो फॉर्मूला था वो नहीं दिखा, बहुजन प्लस महिला मॉडल का जरिया जो आप बना रहे थे वो नहीं दिखा, कांग्रेस उधर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वो भी नहीं दिख रहा है। कुछ तो यहाँ पर खामियां और कमियां हैं, वो जानने के लिए दरअसल मज़ारुद्दीन साहब अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। वापस वही सवाल, जातिगत जनगणना के बाद बिहार की राजनीति थोड़ी सी बदली, उसके साथ चलने की जरूरत थी, लेकिन जो महागठबंधन में हुआ है, जिस तरह से सीट शेयरिंग रही है, उम्मीदवारों का चयन रहा है, क्या वो प्लस में है या माइनस में है? वो उसमें कहीं कोई माइनस। मज़ारुद्दीन साहब जुड़ गए हैं शायद, आप आवाज आ रही होगी आपको मेरी। पूरी तरह सब लोग एकजुट हैं और सबकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। A to Z का जो फार्मूला है उसको तय किया गया है, और उसमें चाहे माइनॉरिटीज का मामला हो, अति पिछड़ा का मामला हो, चाहे स्वर्ण। नवाज साहब सुन लिया मैंने आपको। अब यही सवाल दरअसल मैं पूछना चाह रहा हूं। मज़ारुद्दीन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ चेहरे हैं, उनके नजरिए से इस पूरे मामले को। मज़ारुद्दीन साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये उनसे करेंगे, इस पर पूरी बातचीत लेंगे, लेकिन मंसूरी साहब वो मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब आपको किस हिसाब से पूरा मामला समझ आ रहा है वो दरअसल आप मुझे समझाइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है महागठबंधन में कि सीरियसनेस नाम की चीज नहीं है, गंभीरता होनी चाहिए ना कि हम एक कलेक्टिव डिसीजन लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा ना कि जब आप कलेक्टिव डिसीजन ले लिए, बिहार की जनता आपकी तरफ देखना शुरू कर दी थी। तब जब बिहार में नीतीश कुमार जी का डेवलपमेंट मॉडल चल चुका है, तब जब नीतीश जी के साथ तेजस्वी यादव सरकार 17 महीने की बना चुके हैं और बिहार में एक बड़ा मैसेज जा चुका है, लेकिन आपने पूरे उस परसेप्शन को चौपट करा। मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। छातापुर विधानसभा है, 1 लाख की आबादी है मुसलमानों की। आपने क्या किया? 19 तारीख की रात तक आपके पास जो है 1 अदद मुसलमान नहीं मिल सका, और आपने 20,000 से जो हार गए थे पिछले 2 बार से, आपने उनको बना दिया। आप समझिए कितनी बड़ी गलती है। 85,000 आलमनगर विधानसभा है मधेपुरा का, उस आलमनगर विधानसभा में आपने उसी को टिकट दे दिया, मुसलमानों का है, लेकिन आपने उसको टिकट दे दिया जो पिछले बार भी 40,000 60,000 से हार गए थे। तो ये जो आपका जो तरीका है माइनॉरिटी को साइड लगाने का। दूसरी बात, जाति गणना हुई है, मैं जाति गणना पे आ जाता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस पार्टी में बिहार नहीं देश के सबसे बड़े पत्रकार गुलाम सरवर साहब, इसके राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उसकी जाति का राइन समाज से आते थे वो, उनका 1 अदद टिकट इन लोगों ने नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को जाति गणना में इन्होंने सपना दिखाया। 30 लाख की आबादी, 25 लाख की आबादी, 24 लाख की आबादी को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, और 0.02, 0.03, तो 1% भी नहीं, 0। यानी दरअसल आप ये मान रहे हैं कि वहां जो एंटी इनकम्बेंसी से जो डैमेज होने वाला था वो डैमेज यहाँ पर इन्होंने खुद कर लिया है। और उतना ही नहीं, अब इसका जुल्म देखिए और इसकी सीरियसनेस देखिए। इन्होंने वीआईपी से समझौता किया। वीआईपी के बारे में है कि आज उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं उनके चुनाव में जाके नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, इनके वीआईपी के कैंडिडेट तारापुर में। आप समझिए इनका सीरियसनेस क्या है, किस तरह से इन लोगों ने बिहार की जनता को बेवकूफ बना दिया। नदीम अंसारी साहब, इस पर जवाब आपका। मजाक बना दिया। नदीम अंसारी साहब, आपका जवाब इस पर। एक तो वीआईपी को लेकर जो उन्होंने बातचीत कही है और तमाम सीट शेयरिंग को लेकर जो वो समझा रहे हैं, अब तो लग रहा है कि टिकट बिके हैं, दरअसल बातें नहीं गए। देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा, तारापुर में क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे उसको भी देखा जाएगा, उसके बारे में मेरे पास अभी आप बता रहे थे मुझे पता चल रहा। अरे 14 करोड़ को आप लोग बेवकूफ समझते हैं क्या नदीम साहब? कांग्रेस, अरे भाई जनता को बेवकूफ तो आप लोग पिछले 20 साल से बना करके रखे हुए हैं। बिहार के मुसलमानों को ठगने का काम तो आप करके रखे हुए हैं। आप एक तरफ सत्ता में रहते हैं, एक तरफ फिरका फौज के साथ हाथ में हाथ मिलाते हैं। आपके मुंह पे कुछ और बगल में कुछ और होता है।
आप कभी भी मुसलमानों का जस्टिस आप नहीं कर सकते हैं। आप इसी तरह के मुद्दों को बिना करके गुमराह सिर्फ कर सकते हैं। उनके हक में कोई आप फैसला नहीं ले सकते, उनको किसी तरीके से आप डेवलप नहीं कर। आप जब 20 साल की सरकार की बात करते हैं तो आप बताइए कि आप कितने पिछड़े मुसलमानों को, कितने और लोगों को आपने तरक्की के रास्ते पर दिलाया है, आपने क्या किया है? तो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप उस फिरका परस्त ताकत के गोद में बैठे हैं, इसलिए आपकी ये मजबूरी है कि इस तरह की बात की जाए। मैं स्वास्थ्य गिरा दूं आपको, और कुछ आप बिहार के मुसलमानों के लिए आपके यहाँ कुछ नहीं है। आप सिर्फ उनको एक मुसलमानों को या बीजेपी के साथ रह करके आप उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। आपके लिए भी मुसलमान कोई मुद्दा नहीं है। आप 20 साल में उनको क्या डेवलप कर दिया? आपने उनको कुछ नहीं दिया है। आपके उनको रहने सहने के तरक्की में कहीं कोई आपने हकदारी नहीं है, आपने कोई रोल नहीं निभाया है। आप प्योर जो है पूरी तरीके से फिरका परस्त ताकतों के साथ है। आप क्यों नहीं हर मुद्दे पे मुसलमान के साथ खड़े होते हैं? आप SIR के मुद्दे पर नहीं खड़े होते हैं, आप 3 तलाक के मुद्दे पर नहीं खड़े होते हैं। आप बताइए कि केंद्र सरकार की ठीक है। सवाल दरअसल बहुत ज्यादा हो गए तारापुर में, आप जांच करेंगे। लेकिन फिरोज मंसूरी साहब, फिरोज मंसूरी साहब, आपसे मैं दरअसल ये समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, जेडीयू की जो राजनीति रही है, जो वर्किंग स्टाइल रही है, उससे मुसलमान खुश भी हैं और वो आज आज तक कहते हैं कि जितना जेडीयू ने किया शायद किसी और पार्टी ने नहीं किया है। लेकिन अब ये जो बयान दरअसल शुरू हुए हैं, गिरिराज सिंह यानी बीजेपी से आपका अलायंस से, गिरिराज सिंह ने कल ही कहा मुसलमान नमक हराम होते हैं। उससे पहले आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो बुरके वर्सेस विकास का जिक्र करके जाते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जिक्र करके जाते हैं। क्या इस तरह की पॉलिटिकल स्टाइल से जेडीयू का नुकसान होगा? बीजेपी का नहीं होगा, लेकिन जेडीयू का होगा। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, गिरिराज जी ने जो बयान दिया, गिरिराज जी बयानवीर हैं। यार भी अपने माननीय प्रधानमंत्री को भी, उनके बयान को भी चैलेंज करते हैं। जब इस देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के पसमानदा मुसलमानों की बहुत ही बदतर स्थिति है, उन्होंने शोषित वंचित समाज के बारे में कहा कि बहुत ही भयावह स्थिति मुसलमानों की है, तो कौन उनको कैबिनेट से बाहर रास्ता दिखा देते हैं? सुनिए तो जवाब दे देते हैं। सुनिए तो आप बताइए, जब प्रधानमंत्री को चैलेंज गिरिराज मंत्री ये कर रहे हैं गिरिराज जी, तो गिरिराज जी इतने मजबूत, उनको इतनी ताकत कहां से मिलती है तो प्रधानमंत्री के खिलाफ मंत्रिमंडल बनाते हैं? क्या बिहार के कहां से आती है ये ताकत? उनको कौन देता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ भी बोलेंगे, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे? उनको कहां से मिलती है? फिरोज मंसूरी जी को मैं सुन लेता हूं, फिर मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, कंटिन्यू कीजिए फिरोज मंसूरी जी। मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के एक भी लोगों ने, आप देखिए गिरिराज जी के बयान का समर्थन किया क्या? नहीं, समर्थन नहीं किया, बात अब ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जेडीयू पर जो मुस्लिम वोट बैंक जो जेडीयू का है वो परेशान होगा गिरिराज सिंह के बयान से। मैं बता रहा हूं, देखिए मैं आपको डेटा भी समझा देता हूं। 76% जो है लगातार राजद और कांग्रेस को वोट मुसलमानों का जाता है, 4% जदयू को जाता है। लेकिन जब हम पिछले बार इसके साथ अलायंस करके, हमारी राष्ट्रीय जनता दल और तमाम लोग अलायंस करके लड़े, तो 80% मुसलमानों का वोट मिला, तब भी 4% मुसलमान को मिला। इसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूं कि कोई भी सवाल बिहार में रोजगार का सवाल हो, डेवलपमेंट का सवाल हो, मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होता है। और मुसलमान के साथ बिहार में जज्बाती पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती है। एक भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे एक भी एलिगेशन नहीं लगा हुआ है जिससे कि मुसलमानों के किसी भी डेवलपमेंट को रोका जाता हो। लेकिन फिरोज मंसूरी साहब, क्या मुसलमान इतने मासूम और इतने शरीफ हो गए कि ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने वक्फ बिल पर समर्थन दिया, खुलकर अपना? आप जब जो है, हाँ ठीक है, अलायंस पार्टनर है। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, मैं क्लियर कर देता हूँ, अलायंस पार्टनर है। जिस चीजों पर, जिस वक्त के सवाल को लेके जिस पे भी मुसलमानों का एतराज था, बजाते जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोगों ने देखा। देखिए भाई, मैं उनके तहरीरी 5 पॉइंट फिरोज मंसूरी साहब मुझे भी याद है, लेकिन जनता के बीच में वो चीज नहीं पहुंचती है ना। जनता को ये पता है कि जेडीयू ने वक्फ बिल में समर्थन दिया केंद्र सरकार का। इससे पता चलता है बिल्कुल आप कहीं ना कहीं फिरका परस्त ताकत के साथ खड़े हैं। अरे इसके साथ ही तो 4% में वोट मिल रहा है, इसी चले मिल रहा है।
हम क्या करें, आपको 10% तो वोट नहीं मिलेगा तो आप उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे। यही बात तो बीजेपी कहती है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं तो हम उनको कैंडिडेट नहीं बताएंगे। तो आप में और बीजेपी में क्या फर्क रह गया? आप में और बीजेपी में क्या फर्क है? फर्क है, बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क है? कि हमने किसी में कुछ फर्क नहीं है। रोका। आपके पास आपको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाने के लिए आपके पास एक अदद एमपी नहीं होते हैं। आप इंडिपेंडेंट वाले को ले आकर के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आप उनको पकड़ा देते हैं। आप क्या बात करेंगे? आप तो बिल्कुल बीजेपी वाली लाइन की बात कर रहे हैं और बिल्कुल आप नहीं बात कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? आप अपने जेडीयू के लोग नहीं थे जिनको आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना सकते थे? कहां पर नहीं थे? आप तो नहीं बनाया। हमारे जनता दल यूनाइटेड में नहीं था। जनता दल यूनाइटेड में नहीं बना। अभी जो बने हुए वो कहां से आए हुए हैं? वो आपके टिकट पे जीत के आए हैं क्या? अरे अरे तो वो तो आप अभी आ जाइएगा, अभी आ जाइएगा। समय रहिए ना, उसको वेट कीजिए ना, सब्र कीजिए ना, अभी आइएगा। अरे जब देखिए वही बात है कि जब हमको ताकत मिलेगी तब आप साथ देंगे। जब हम कमजोर होंगे आप साथ नहीं देंगे। जीत के आ जाएगा आपको मंत्रिमंडल दे दीजिएगा, मंत्री बना दीजिएगा। जनता आपको सीरियस नहीं लेती है। कांग्रेस को बिहार अरे आपको सीरियस नहीं लगती है। आप लोग हमेशा बिहार के मुसलमानों और आम जनता के खिलाफ आपने काम किया है। आप हमेशा बीजेपी के वोट में खेलने की बात करते हैं। आप हमेशा उसी 2025 नीतीश कुमार वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे ये वक्त बतलाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आप जिस तरीके से डबल स्टैंडर्ड वाली काम करते हैं, मुसलमानों के साथ रहकर मुसलमानों का गड्ढा खोदते हैं, कब्र खोदते हैं, बिल्कुल आप बोलते हैं। आप क्यों नहीं? जब मुसलमानों को गाली दिया जाता है, जब मुसलमानों को बुरा भला कहा जाता है, जब तो आप उसको कहाँ रहते हैं? आप बीजेपी के साथ खड़े होते हैं, बीजेपी के मुद्दे पे आप खड़े होते हैं। ये रास्ता नहीं है, बहुत कम समय में बचा है और निष्कर्ष पे मैं भी नहीं पहुंचा। गुजारिश है नदीम अंसारी से आपसे भी गिरिराज सिंह जो बोल रहे हैं, आप बताइए कि उनको इतनी ताकत कहां से आती है? जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। 1-to-1 बात करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि देश में दरअसल 2014 में नदीम अंसारी जी, नदीम अंसारी क्या बोला? बोलिए ना। 2014 में आपकी सरकार बनी है केंद्र में। नदीम अंसारी साहब हो गया, बस बहुत है। अब दरअसल मैं चाहता हूं कि आपस में नहीं लड़ते हैं, 1-to-1 दरअसल यहां पर बातचीत हो जाए। नवाज साहब, अब दरअसल मैं आपके पास 5 ऐसे कारण बता दीजिए कि आपको लग रहा है कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला बिल्कुल सही था और 14 को आपकी सरकार भी बन रही है। क्या बोले? 5 ऐसे कारण दरअसल मैं आपके जरिए से व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं कि 143 सीटों पर लड़ने का फैसला बिल्कुल सही था, महागठबंधन में सब कुछ सही है और 14 को आपकी सरकार बन रही है। पूरी तरह से हमारी जो है 14 तारीख को आप इंशाअल्लाह रहमान देखेंगे हमारी सरकार महागठबंधन की बनेगी। इसलिए कि हमारे जो विजन है, जो हमारे काम के तरीके हैं, उनको जो है हमारा जो है, जो हमने जो जनता की अदालत में घोषणा किया है कि हम दवाई, पढ़ाई, कमाई और जो है सुनवाई वाली सरकार बनाएंगे। और जिनकी जो हिस्सेदारी है, चाहे युवाओं के पलायन का मामला हो, चाहे मुसलमानों के एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, वक्फ बिल का मामला हो, जहां भी इंसाफ देने की बात होगी, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग खड़े हैं। इसलिए जनता की अदालत में पूरी तरह गठबंधन जो है हो चुका है। जनता जो है नवाज साहब, बिहार में 18% ही ऐसी जनता है जो मुद्दों पर वोट देती है। थके हुए, हारे हुए हैं चुनावी मुद्दों पर। बिहार में वोट देने वाली पॉपुलेशन को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मैं 18% हो गया। और आने वाले दिनों में 14 तारीख को हमारी सरकार बनेगी भाई तेजस्वी के नेतृत्व। 18% ही ऐसे लोग हैं नवाज साहब जो मुद्दों पर बिहार में वोट देते हैं। बाकी जो लोग हैं वो पार्टी की विचारधारा पर, कैंडिडेट की जाति पर, सीएम फेस पर, बाकी सब इन मामलों पर पड़ते हैं वोट। अगर आप सोच रहे हैं कि इस तमाम इन मुद्दों को जनता खुद अपने दिमाग में रखेगी और आके लालटेन का बटन दबा देगी तो फिर ये गलती है। ओवर कॉन्फिडेंस भी है। पूरी तरह ये बात जो है हम लोग इत्मीनान है कि जो सियासी पार्टी के लोगों ने आगे जो कुछ काम किया है। अभी भाई हमारे कह रहे थे गिरिराज सिंह की बात, गिरिराज सिंह ही नहीं, पूरे जो भाजपा की टीम जो इन लोगों के सामने एक से एक जो फिरका प्रस्त आकर जो आग उगलती है और जदयू की बोलती बंद रहती है। ठीक है नदीम अंसारी जी, उसके सामने अब आपकी बारी। कहते हैं नदीम अंसारी जी, अब आपकी बारी। बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। उनको जो है पूरी आवाम समझ रही है। नदीम अंसारी जी, अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज। इंशाअल्लाह रहमान इनको प्रास करेगी पूरी तरह से मजबूती के साथ।
इसलिए कि ये किसान के जो है ना हिंदुस्तान की जो चार ठीक है, रुकेंगे नवाज साहब, बहुत कम समय बचा है। जो है पूरी तरह हिल चुका है। नदीम चाहे अंसारी, न्यायपालिका आपकी हो, बारी। विधायिका हो, कार्यपालिका हो, आप देख रहे होंगे कि न्यायपालिका में 6 जज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इनके खिलाफ। उसी तरह से विधायिका नवाज साहब आप रोकेंगे, आवाज थोड़ी सी के लिए रोकी जाए नवाज साहब की, सांसद बहुत कम समय बचा है। निलंबित नदीम किया साहब, जा 1 ही मिनट का वक्त है, उसके बाद लास्ट जाना है मुझे आगे भी मंसूरी साहब के पास। देखिए, हाँ। बिहार की जनता बिल्कुल साफ और क्लियर मैंडेट से आ रही है और हमने जो वादे जनता से किए हैं हम उसको डिलीवर पहले भी किए हैं और अभी भी करेंगे। हम ही एक ऐसी पार्टी है, जब केंद्र में थे तो हमने ही सच्चर कमेटी बैठाई थी। राहुल जी बात करते हैं कि एक्सरे कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी हड्डी जुड़ी है, कौन सी हड्डी टूटी है। ये कांग्रेस का जज्बा था कि हमने ही अपने ही सरकार के बारे में हमने ही सच्चर कमेटी बनाई ताकि मुसलमानों की हालात को हम समझें, पहले उसको जाने उसके बाद काम करें। बताइए कौन सी ऐसी सरकार कभी रही है जो अपने ही सरकार के किए गए कामों के ऊपर एक कमेटी बैठाए और देखे कि उसने क्या सही और क्या गलत किया। आपके पास आज की तारीख में दरअसल कहां स्टैंड कर रहे हैं महागठबंधन और एनडीए दोनों? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जनता जो है इनकी गंभीरता को समझ ही नहीं रही है, इनको सीरियस ले ही नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जिस तरह से कैंडिडेट उतारा है, बाजपट्टी में 1.25 लाख मुसलमान है और इन्होंने वहां के एक मुसलमान को, जो सिटिंग वहां के लोग थे, उनके बेटे को टिकट नहीं देके या किसी को मुसलमान को टिकट नहीं देके इन्होंने अपनी जाति को टिकट लिया। ये 54% मतलब आप 14% में 52 और 53 सीट लीजिएगा और 18% में हमको जो है आप जो है वो 12.4 का चटनी चटाइएगा। बिहार की जनता सबक सिखा देगी। और मैं आपको बता देता हूं कि 14 तारीख को नीतीश कुमार जी फिर से नीतीश कुमार जी कितने बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय नहीं है, नहीं तो मैं और बात करता। नवाज साहब आपका भी, फिरोज मंसूरी साहब आपका भी, नदीम अंसारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप अंत तक मेरे साथ बने रहे। अब दर्शकों को दरअसल ये बताते चले कि जाति आधारित राजनीति की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि जाति आधारित जनगणना के बाद जब आंकड़े सामने आए और जो बात दरअसल ये कर रहे थे जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी, क्या सीट शेयरिंग में वो हिस्सेदारी मिली है? अगर यहां मिली है तभी तो आगे और उम्मीदें जाहिर तौर पर लगाई जा सकती है। लेकिन 143 में से सिर्फ 52 उम्मीदवार दरअसल यादव समुदाय से आते हैं और 18% आबादी वाले को जब 12% की भागीदारी मिलती है तो सवाल दरअसल है महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब 14 को आएंगे नतीजों पर भी रखेंगे नजर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुंसिफ आप सभी का, देखते रहें मुंसिफ टीवी।